हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स लर्न एंड गेन। आज के इस पार्ट 4 के वीडियो में हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का चैप्टर का अगला जो टॉपिक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप आपने हमारी पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 के वीडियो इस चैप्टर के नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के देख लिए होंगे। और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उन्हें क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। इसका टॉपिक जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को पढ़ाने के पहले यहाँ पे जो फार्मूला लिखा गया है स्क्रीन में आ रहा है, आपकी बुक में भी दिया है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इस फार्मूले को अपन एक बार स्टडी करते हैं। इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं इनको मैं समझाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी इसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी, एग्जाम्पल भी बताऊँगी। तो आपको ये जीडीपी का जो मार्केट प्राइस है और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वाला जो कंसेप्ट है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप पूरा वीडियो को देखना, स्किप नहीं करना, ध्यान से सुनना, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है, फिर से एक बार बताती हूँ। प्रोडक्ट मतलब होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और डोमेस्टिक बोलने से डोमेस्टिक टेरिटरी, तो एक साल के अंदर मतलब 1 ईयर में, अकॉर्डिंग टू 1 ईयर फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होता है, तो उसके मार्केट वैल्यू के टोटल को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मेजरमेंट भी 2 प्रकार का होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फार्मूले के हिसाब से क्या लिखा है फार्मूले में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस एंड नेट एट मार्केट प्राइस। मतलब डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है चाहे वो ग्रॉस हो सकता है चाहे वो नेट भी हो सकता है, उसके मार्केट प्राइस में अपन जब माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो क्या निकल के आता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहे वो ग्रॉस हो चाहे वो नेट हो, फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा, ठीक है। ग्रॉस से नेट की ओर जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और नेट से ग्रॉस की ओर जाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले। सामने स्क्रीन में जो फार्मूला लिखा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके हिसाब से 4 फार्मूले बन सकते हैं, ग्रॉस 1, नेट 2, डोमेस्टिक 3, नेशनल 4, ठीक है। वो चारों फार्मूले मैं यहाँ पे स्क्रीन में बता दूंगी, आप उनको स्टडी कर लीजिए। बस आपको ये याद रखना है कि मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट की ओर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, और जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की ओर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको प्लस करना है। ये अच्छे से आपको याद रखना है। अब आप पूछेंगे किसके साथ प्लस माइनस करना है, तो वही जो सामने में लिखा हुआ है फार्मूले में, नेट होगा या तो ग्रॉस होगा, डोमेस्टिक होगा या तो नेशनल होगा, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, या फिर वैसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा या तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा। उनके साथ में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना है या तो माइनस करना है। तो आई होप ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने चारों फार्मूले अलग अलग लिख दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको टैक्सेस के बारे में बताती हूँ कि आप सबको पता होगा कि 2 प्रकार के टैक्सेस होते हैं, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इन दोनों की क्या मीनिंग होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और लेकिन हमारे इस नेशनल इनकम वाले चैप्टर में डायरेक्ट टैक्सेस का कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में ही पढ़ना है। वैसे देखा जाए तो टैक्सेशन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमको इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है, जितना इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है उतना सा पार्ट्स मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए स्क्रीन पे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं डायरेक्ट टैक्स के, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और इंटरेस्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर फर्म के द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है, गवर्नमेंट के खाते में डायरेक्ट पे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। मान लो मैंने इनकम अर्न की है, तो मैं खुद अपनी अर्न की गई इनकम पर टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेड करूँगी। पैसा जो है टैक्स का मेरी जेब से निकलेगा, कोई थर्ड पर्सन के द्वारा मेरी कमाई गई इनकम पर इनकम टैक्स पेड नहीं किया जाएगा। मैं खुद डायरेक्ट गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पेड करूँगी, क्योंकि वो इनकम मेरी अपनी थी, मेरी पर्सनल थी, मैंने उसे अर्न किया था। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस हुआ जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते में पेड किया जाता है। इस टैक्स को चुकाने की जो जिम्मेदारी है मैं किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकती। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, इसमें टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेड नहीं किया जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट जो टैक्स है ये गवर्नमेंट के खाते में डायरेक्ट पे नहीं किया जाता है। इसमें एक पार्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है या फर्म भी हो सकता है जो टैक्स को पेड कर रही है, और गवर्नमेंट के बीच में एक थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, या कोई मीडिएटर भी बोल सकते हैं अपन। तो उस मीडिएटर या थर्ड पार्टी के थ्रू टैक्स गवर्नमेंट को पेड किया जाता है। जैसे सेल टैक्स, लेकिन अभी तो सेल टैक्स की जगह में जीएसटी आ गया है। ठीक है, ये इसके इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। समझ में आया ना आप सबको? यानी कि एक पार्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है या फर्म भी हो सकती है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को अपना टैक्स जो है वो पेड नहीं करती है, बल्कि किसी मीडिएटर के थ्रू टैक्स पेड किया जाता है। मान लो कोई कमोडिटी है, कोई वस्तु है, उस पर सेल टैक्स पेड करना है, तो सेलर क्या करेगा? उस गुड्स को बेचने के लिए, ठीक है, उस गुड्स के एमआरपी में सेल टैक्स को ऐड कर देगा और हमें टोटल एमआरपी बताता है। ठीक है, और हम लोग यानी कि कस्टमर जब उस सामान को या गुड्स को परचेस करते हैं तो उसका एमआरपी जितना है वो पूरा पेड कर देते हैं सेलर को। जितना हमको उसने सेलिंग प्राइस बताया हम पूरा उसको पेड कर देते हैं और वो गुड्स को ख़रीद लेते हैं, और वो पूरा सेलिंग प्राइस सेलर को मिलता है। और सेलर ने हमारे बिहाफ में, मतलब हमारे थ्रू, मतलब कस्टमर के थ्रू गवर्नमेंट को सेल टैक्स पेड कर दिया। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो एक गुड्स है, उसकी एमआरपी है 12 रुपीज़, टोटल एमआरपी। ठीक है, और जिसमें उसका मेन जो एमआरपी था एक्चुअल में 10 रुपीज़ था, उसमें 2 रुपीज़ सेल टैक्स ऐड किया हुआ है सेलर के द्वारा। तो 12 रुपये में वो बेच रहा है मार्केट में। ठीक है, तो कस्टमर उसे 12 रुपये देगा, तो 10 रुपीज़ जो है सेलर के अकाउंट में जाएगा, 2 रुपीज़ गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, और पेड किसने किया? कस्टमर ने। एक्चुअल में सेल टैक्स सेलर को पेड करना चाहिए था, लेकिन उसने कस्टमर से उसे लेकर गवर्नमेंट को पेड किया। लेकिन आजकल सेल टैक्स का सिस्टम ख़त्म हो गया है, उसकी जगह में वैट टैक्स यानी कि जीएसटी पेड किया जाता है गवर्नमेंट को। तो ये मैंने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट क्लियर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको सब्सिडी के बारे में बताऊंगी, ये क्या होता है सब्सिडी, और धीरे धीरे हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये हमारा मेन टॉपिक था ना, तो उस तरफ हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले इन सारी चीज़ों को समझना, बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, और तो हमें नेट मिल जाता है। और जब नेट से ग्रॉस की ओर जाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करना होता है। ठीक है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन सब जगह प्लस माइनस तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशन केवल फिक्स्ड एसेट पर काम करता है। जब हम फिक्स्ड एसेट को कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, और उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इनडायरेक्ट टैक्स को लेके चल रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से किसी आइटम को माइनस करना होगा, और वो होता है सब्सिडी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में हम सब्सिडी को माइनस करते हैं, तब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है, जैसा कि फार्मूला में लिखा गया। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेते? क्योंकि टैक्स में डेप्रिसिएशन थोड़ी लगेगा। ठीक है, वो तो सब्सिडी लगेगा ना। अब सब्सिडी क्या होता है इसका मीनिंग बताती हूँ। सब्सिडी का नाम आपने सुना होगा। सब्सिडी मतलब छूट देना। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट किसी भी हाउस होल्ड को, जैसे हम लोग हाउस होल्ड हैं, या किसी पार्टिकुलर फर्म को
उसका कुछ वेलफेयर करना चाहता है या हेल्प करना चाहता है, या गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये कमोडिटी, ये वस्तु बहुत ज़्यादा डेली यूज़ में आने वाली है कस्टमर को, ठीक है, तो उनको कुछ राहत दी जाए, तब उनको वेलफेयर देने के इरादे से गवर्नमेंट के द्वारा जो छूट दी जाती है हाउस होल्ड सेक्टर को, उसे हम सब्सिडीज़ कहते हैं, ठीक है। और सब्सिडीज़ जो है वो मार्केट प्राइस को डिक्रीज़ कर देती है, मतलब मार्केट प्राइस डाउन होता है क्योंकि छूट मिल, जैसे आपने सुना होगा एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। मान लो एक एलपीजी गैस सिलेंडर 900 रुपये का है, उसमें 100 रुपये सब्सिडी मिल गई तो हमें 800 रुपये पेड करना पड़ेगा, तो उसका प्राइस डिक्रीज़ हो गया 100 रुपये से, ठीक है। टैक्स किसके द्वारा पेड किया जाता है? हाउस होल्ड, यानी कि पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, जैसे हम सब। किसको पेड करना होता है? गवर्नमेंट को। और इससे मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस इससे इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि टैक्स भी जुड़ जा रहा है ना उसमें, तो इंक्रीज़ हो रहा है। सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा हाउस होल्ड या फर्म को दी जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है? मार्केट प्राइस डिक्रीज़ होता है, लोअर हो जाता है मार्केट प्राइस। तो आया समझ में? टैक्स मार्केट प्राइस को हाईएस्ट करता है, इंक्रीज़ करता है। सब्सिडी मार्केट प्राइस को कम करती है। टैक्स हाउस होल्ड के द्वारा पेड किया जाता है गवर्नमेंट को, और सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा हाउस होल्ड को दी जाती है उनको राहत दिलाने के लिए, हेल्प करने के लिए या वेलफेयर करने के लिए। तो आई होप आप सबको अभी तक के सारे कंसेप्ट जो मैंने समझाए वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप जान गए होंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मतलब एनआईटी क्या होता है। तो एनआईटी क्या है? जब इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस किया जाता है तब जो फिगर आता है उसे हम एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को ये टैक्सेस और सब्सिडी कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, ये अब हम समझेंगे। मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए फैक्टर और प्रोडक्शन काम करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और उनको उनकी सर्विसेज के दौरान जो पेमेंट की जाती है उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। प्रोडक्शन के लिए हमने ज़मीन लिया है, लैंड लिया है तो रेंट देना पड़ेगा, लेबर से काम करवाया है तो वेजेस सैलरी देना होगा, और इंटरेस्ट देना होगा हमको। हमने जो पैसा लिया है, मनी लिया, और बाकी जो बचा वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी। मान लो हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें हम लैपटॉप प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं। तो उस लैपटॉप को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैक्टर और प्रोडक्शन की हेल्प चाहिए होगी, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में कौन आते हैं? डायरेक्टर, सेक्रेटरी, है ना, और डिप्टी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब ऑनर्स, ये सब एंटरप्रेन्योर में आते हैं। इनके सहयोग से ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकेगा। अब पर पीस लैपटॉप का बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस प्रकार आती है, जैसे कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। कॉस्ट ऑफ रेंट, ठीक है, लैंड के लिए हमने दे रहे हैं 5000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 10,000 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लेबर, उनको हम वेजेस दे रहे हैं 5,000 रुपीज़। और कैपिटल, हमने किसी से उधार लिया है पैसा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उनको इंटरेस्ट के रूप में 4,000 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से एक लैपटॉप का पीस बनने के लिए 24 रुपीज़ का खर्चा हो रहा है, इतना उसकी लागत आ रही है पर यूनिट के पीछे। तो इसे हम क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। मतलब फैक्ट्री में जब गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उसकी पर यूनिट के पीछे जितना भी खर्चा आ रहा है, जितनी भी उसकी कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को ही हम फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। आया समझ में? यानी कि फैक्ट्री में जब गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो पर यूनिट बनाने के लिए जितना उसका खर्चा आता है, उस खर्चे को ही, उस कॉस्ट को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर किया गया कॉस्ट है, सिंपल नाम से मालूम चल जा रहा है, तो वो फैक्टर कॉस्ट हुआ, जो फैक्टर और प्रोडक्शन के हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। जब फैक्ट्री में गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, जैसे यहाँ पे लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, तो उसको सेलिंग करने के लिए हमें फैक्ट्री में तो उसके कस्टमर नहीं मिलेंगे, उसके लिए सेलिंग के लिए हमको मार्केट जाना पड़ेगा, ठीक है।
गुड्स जब फैक्ट्री के बाहर निकलेगा तो उसकी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी हो रही है 24,000। लेकिन फैक्ट्री के बाहर तो कंज्यूमर मिलेगा नहीं, उसके लिए हमको गुड्स को मार्केट तक लेके जाना पड़ेगा। जो हमने मैन्युफैक्चरिंग किए हैं लैपटॉप, उनको सेलिंग करने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए मार्केट तक जाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर हम गुड्स मतलब लैपटॉप को बेच सकेंगे। कंज्यूमर तो हमें मार्केट में ही मिलेंगे। अब हमें इस बनाए गए लैपटॉप को मार्केट तक लाने के लिए रोड में जाना है, रोड से बाय रोड, तो टोल टैक्स वगैरह पेड करना पड़ेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट ने बोला है तो टैक्स देना भी पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर जीएसटी वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाती है। मान लो गवर्नमेंट ने टोटल 2000 रुपीज़ का टैक्स लगा दिया हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर। ठीक है, पर यूनिट पर, लैपटॉप के पर यूनिट पर 2000 पूरा मिला के टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया है। तो इससे क्या होगा, उस पर यूनिट गुड्स की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि टैक्सेस जो है वो प्राइस को इंक्रीज़ करता है। तो 24,000 में प्लस कर देंगे 2000 इनडायरेक्ट टैक्स को, तो 26,000 हो जाएगा उसका प्राइस। 24,000 क्या था, फैक्टर कॉस्ट था। फैक्टर कॉस्ट में हमने इनडायरेक्ट टैक्स 2000 को प्लस किया, 26,000 हो गया। लेकिन अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि कुछ एजुकेटेड और स्मार्ट लोग इस लैपटॉप का कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, तो उनको राहत देने के लिए, वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट इसके लैपटॉप के पर यूनिट पर सब्सिडी भी छूट देना चाहती है। तो मान लो गवर्नमेंट ने पर यूनिट में 1000 रुपीज़ की सब्सिडी दिया, तो सब्सिडी देने से क्या होगा, उसका प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। तो 26,000 हुआ था अभी तक मार्केट प्राइस, उसमें सब 25,000 में परचेस करेगा, क्योंकि मार्केट में ये 25,000 में मिलेगा, मार्केट में मिल रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस। तो आया समझ में आपको फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस हम किसे कहते हैं। लेकिन फैक्ट्री से जस्ट बाहर जब कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग होकर निकाला जाता है, तो वहाँ की जो कॉस्ट थी, जैसे हमारे एग्जांपल में 24,000 थी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो क्योंकि उस समय उस कॉस्ट में टैक्स और सब्सिडी इंक्लूड नहीं होता है, टैक्स प्लस नहीं होता है और सब्सिडी माइनस नहीं होता है, इसलिए उसकी जो कॉस्ट होती है वो फैक्टर कॉस्ट थी 24,000। लेकिन बाद में इसमें टैक्स प्लस हो गया और सब्सिडी माइनस हो गया, तो अब उसका मार्केट प्राइस 25,000 रहेगा। फैक्टर कॉस्ट में कुछ टैक्सेस और सब्सिडी बिल्कुल प्लस और माइनस नहीं होते हैं, वह फैक्ट्री से जस्ट जब सामान बाहर निकाला जाता है तो उस कॉस्ट को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो ये था जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर हो पाता जब आपको पता होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। ये सारा कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जीडीपी क्या है, मार्केट वैल्यू है किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर जो भी प्रोड्यूस किया गया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसके मार्केट वैल्यू के टोटल को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ टॉपिक है जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी निकालने के लिए, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू निकालने के लिए, मान लो हम कोई गुड्स लेते हैं, मान लिया हमने पेन का प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, पेन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और एक पेन का प्राइस है 10 रुपीज़। एक पेन कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। हमने 100 पेन बनाए हैं, क्वांटिटी कितनी है 100, तो 100 को 10 से इंटू करते हैं, टोटल वैल्यू कितना हुआ पेन का 1000 रुपीज़ हुआ। 100 पेन हमने बनाए, 10 रुपये का एक पेन है, टोटल वैल्यू हुआ 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा टोटल होल इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है, क्योंकि मैक्रो मतलब होता है होल इकोनॉमी पूरा। तो जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनके वैल्यू को निकाल कर उनको सबको ऐड कर दिया जाए,
तो वो जीडीपी कहलाती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जो हमने जीडीपी का वैल्यू निकाला है वो कौन सा प्राइस निकाला है, मतलब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ये देखना ज़रूरी होता है। अगर हमने फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर जस्ट बाहर निकाला गया गुड्स का फैक्टर कॉस्ट लिया है, जीडीपी कैलकुलेट करते समय फैक्टर कॉस्ट लिया है, तो जो भी जीडीपी हम निकालेंगे वो जीडीपी क्या कहलाएगी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। आया समझ में? फिर से बता रही हूँ, अगर फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग होकर जो भी हमने फाइनल गुड्स निकाला है, जस्ट बाहर निकाला फैक्ट्री से, और वो फैक्टर कॉस्ट होगा, ठीक है, उस फैक्टर कॉस्ट को हमने कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी निकालने के लिए, तो वो जीडीपी क्या होगी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगी। उसी प्रकार अगर हम, सिंपल सी बात है, अगर जीडीपी का कैलकुलेशन अब हम फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं तो वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। अगर जीडीपी का कैलकुलेशन करते समय हमने मार्केट प्राइस को लिया है तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। किसका मार्केट प्राइस, किसका फैक्टर कॉस्ट है, गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। फार्मूला देखिए, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको जीडीपी मार्केट प्राइस में जाना है तो आपको एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जीडीपी मार्केट प्राइस से आपको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की ओर जाना है तो एनआईटी को माइनस करना होगा। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसे आता है, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करते हैं तो उसे हम एनआईटी कहते हैं। तो अभी स्टूडेंट जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, जो भी कंसेप्ट, वो इस पेज में लिखा गया है, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट्स बॉक्स में छोटा सा कमेंट